नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष के इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति के अंदर टॉपिक शुरू हो चुका है राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर अपना टॉपिक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग अपन ने कल चर्चा की थी और दुर्गों को लेकर कुछ बातें भी हुई थी अपनी कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, किस श्रेणी के होते हैं, ठीक है, कौन से किले हैं राजस्थान के जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद अपने राजस्थान का एक किला शुरू कर दिया था। ओके, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय जी। हाँ जी, तो उसके बाद अपन जो है जिस किले की चर्चा की थी उस किले का नाम था चित्तौड़गढ़, है ना। चित्तौड़गढ़ की चर्चा हुई थी अपनी। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और इसका निर्माता मैंने आपको लिखा था जो है अपने चित्रांगद मौर्य जो है इसका क्या था? निर्माता था। 8वीं शती के अंदर ये किला बनता। 8वीं शती में ये किला दानवंद्रु को छोड़ करके बाकी सभी विशेषता इस किले में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और इस किले के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भाई ये चित्रकूट की पहाड़ी पर है, मैसा पठार पे बना हुआ है और चंबल और गंभीर एवं बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने बात की थी इसके उपनाम को लेकर के, ये जो किला है इसको चित्रकूटगढ़ कहते हैं और इस किले को कहा जाता है अपने राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये अपने कुछ चर्चा हो गई थी। फिर अपन ने इसकी विशेषताओं को लेकर के भी चर्चा की थी, है ना। और विशेषता के अंदर अपन ने ये देखा था कि भाई ये जो किला है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है ना। सबसे लिविंग फोर्ट फर्स्ट कह सकते हो आप इस किले को। और इस किले में 30-40 हज़ार के आसपास जनसंख्या निवास कर सकती है। इसके एकमात्र किला है जिसके अंदर खेती की जाती है, ये भी अपन ने चर्चा की थी, है ना। गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब क्या है? गढ़ैया है। ये भी इसके बारे में एक उक्ति कही जाती है। उस बात को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं अपन और उसी विशेषता के अंदर अपन आज की एक और विशेषता लिखो इस किले के बारे में। क्या क्या विशेषता है? तो एक विशेषता और लिखो। ये जो किला है ये आपने देखा होगा कि भाई अपने जो है मान लो यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर क्या है? दिल्ली, और इधर है मालवा, मालवा प्रदेश एमपी का, और इधर अपने गुजरात, कौन सा है? गुजरात, और इधर बीच में अपने कहाँ है? चित्तौड़। तो ये दिल्ली, मालवा और यूपी जो है इन दोनों के बीच से मतलब जो है भौगोलिक कह सकते हैं अपन जो है हाँ जी, तो ये दिल्ली, मालवा और गुजरात के मार्ग पर स्थित किला है, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, पहले एक लाइन लिख लो अपने। जी, पहली विशेषता लिखो, दिल्ली से गुजरात तथा मालवा मार्ग पर स्थित है। इसलिए तो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मेन मकसद यही था कि भाई अगर मेरा चित्तौड़ पर आक्रमण अधिकार हो जाएगा तो मैं गुजरात का, दिल्ली का और अपने मालवा तीनों क्षेत्रों का आराम से मतलब जो है अपने सत्ता देखी जा सकती है। तो मेन मकसद यही था, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये लिख देना, ठीक है। और किले के अंदर अपन ने बात कर रखी है कि भाई इस किले के अंदर जो है अपन खेती कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा किला पड़ा इसके अंदर, ठीक है। चलो जी, बैल मछली क्या करती के समान है या मछली क्या करती के समान है। इस किले के प्रवेश द्वार याद रखना भाई, कौन से द्वार याद रखना है? प्रवेश द्वार। एडिंग डालो चित्तौड़ किले के प्रवेश द्वार। एक विशेषता कल जो बाकी थी वो और लिख लो अपना, ठीक है। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार में देखा जाए तो सबसे पहले अगर कोई पोल आती है तो उस पोल का नाम है पांडुपोल। कौन सी पोल है? पांडुपोल। 7 पोले हैं इस किले के अंदर। प्रवेश द्वार कितने हैं? 7 हैं, 7 पांडुपोल। और पांडुपोल के जस्ट आगे निकलोगे तो उस समय आपके एक पोल आएगी जिसका नाम है भैरव पोल। भैरव पोल। भैरव पोल से जस्ट आगे की तरफ चलोगे तो वहां पर एक पोल आएगी जिसका नाम रहेगा हनुमान पोल। कौन सी पोल है? हनुमान पोल। हनुमान पोल से जस्ट आगे चलोगे तो वहां पर एक पोल आएगी जिसका नाम है गणेश पोल। गणेश पोल। और गणेश पोल से आगे निकलते अपने एक पोल आएगी जिसका नाम है जोड़ला पोल। कौन सी है? जोड़ला पोल। जोड़ला पोल से आगे जाओगे तो यहाँ पर एक पोल आएगी जिसका नाम है लक्ष्मण पोल। कौन सा है? लक्ष्मण पोल। और लक्ष्मण पोल से आगे निकलोगे
तो वहाँ पर एक पोल आएगी जिसका नाम है रामपोल। कौन सी पोल है? रामपोल। ये 7 पोल है भाई। किले के अंदर आप जाओगे तो आपको कितनी पोलें नजर आएगी? 7। सबसे पहले अपने जो है पांडु पोल है, सेकंड भैरव पोल है, थर्ड हनुमान पोल है, और फोर्थ गणेश पोल है, और फिफ्थ जोड़ला पोल है, और लक्ष्मण पोल एंड राम पोल। इस जैसे ही आप पहली पोल के अंदर प्रवेश करोगे जहां पर पांडु पोल है, तो ऐसा कहा जाता है कि पांडु पोल जो है ना, इस पांडु पोल के पास में अपने देवलिया के दीवान थे जो चित्तौड़ के 30 शाखे में केसरिया करते हैं, ठीक है। और उस केसरिया करने वाले व्यक्ति का नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। तो बाघ सिंह का स्मारक जो है वो किस पोल के पास बना हुआ है? तो पांडु पोल के पास। याद रखना भाई, इस पांडु पोल के पास में यही लिख देना, बाघ सिंह का स्मारक है। बाघ सिंह का स्मारक, स्मारक। भैरवपोल, भैरवपोल के अंदर भी कहते हैं चित्तौड़ शाखा के अंदर दूसरा, चित्तौड़ शाखा जब हुआ था, दूसरा चित्तौड़ शाखा, तो उस समय अपने एक जगह पड़ती है देसूरी, और देसूरी का एक बंदा है जिसका नाम है भैरू सिंह सोलंकी। क्या नाम है? भैरू सिंह सोलंकी। उस भैरू सिंह सोलंकी जो है ना, उस भैरू सिंह सोलंकी जो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसका स्मारक भैरवपोल के पास है। किसके पास है? भैरवपोल के पास। भैरू सिंह सोलंकी का स्मारक, भैरू सिंह सोलंकी का स्मारक, भैरू सिंह सोलंकी का स्मारक। ये चित्तौड़ के दूसरे शाखा में लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनका स्मारक अपने यहीं पर बना हुआ है, ठीक है। और याद रखना, इसी किले की अगर मैं चर्चा करूं तो अपने याद रखना दोस्तों, यह जो भैरवपोल और हनुमान पोल है ना, यहाँ इन दो पोलों के बीच में 2 छतरियां हैं। क्या है? छतरियां। और 2 छतरियां किस किस की है? तो याद रखना, यहाँ पर भैरवपोल और हनुमान पोल के बीच में जिनकी छतरियां हैं, वो छतरियां है अपने, एक तो याद रखना है जिसका नाम है जयमल राठौड़। क्या नाम है? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ की छतरी है यहाँ पे, जयमल राठौड़ की छतरी। और जयमल का भतीजा है कल्ला राठौड़, तो कल्ला राठौड़ की भी छतरी है। किसके पास है? पास नहीं है, ध्यान रखना। ये हनुमान पोल और भैरवपोल के बीच में बनी हुई है। किसके बीच में बनी हुई है? हनुमान पोल और भैरवपोल के बीच के अंदर, ठीक है ना। तो जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरियां। और याद रखना, रामपोल लास्ट की पोल है, और यहां पर कहते हैं कि फतेह सिसोदिया का स्मारक है। वही चित्तौड़ का 30 शाखे में थे ये, फतेह सिसोदिया का स्मारक, स्मारक, फतेह सिसोदिया का स्मारक। तो ये कुछ जो है प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार के पास में कुछ चीजें बड़ी हुई है। तो पटाख से ऐसे कैसे अपने लिख लो, फिर अपन किले के बारे में और चर्चा करते हैं। जल्दी लिख लो ये, फिर अपन बात करते हैं किले के बारे में और, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये भैरवपोल और हनुमानपोल के बीच में है, समझे। भैरवपोल के पास में तो भैरू सिंह सोलंकी का स्मारक है, और इन दोनों के बीच के अंदर नाम तो भैरवपोल का ही आता है, क्योंकि ज्यादातर भैरवपोल की तरफ ही है, तो नाम भैरवपोल का ही आता है। ये दोनों के बीच में, ध्यान रखना इस चीज का ना। चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन।
चलो, ये जो किला है राजस्थान के इतिहास के अंदर 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है भाई। चित्तौड़ किले के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 3 शाखे हुए हैं, तो वो कौन सा शाखा है और कब हुआ है, किस राजा के टाइम पे हुआ है और किस बंदे ने आक्रमण किया है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, ये दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग 3 शाखाओं के लिए, 3 शाखाओं के लिए, 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये किला जो है वो 3 शाखाओं के लिए फेमस है भाई। कितने शाखाओं के लिए? 3 शाखाओं के लिए। बाकी चर्चा तो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो। अपने इसको है ना जो है, हाँ तो स्मारक अलग, छतरी अलग होती है, स्मारक अलग होता है। हो सके वो चबूतरा टाइप का बना होगा तो उसको स्मारक दे रखा होगा ना, ये चीजें। चलो जी, तो अपने याद रखना है, एक तो अपने शाखा, दूसरा है सन, तीसरा है अपने शासक और नंबर 4 है अपने आक्रमणकर्ता। वैसे ये 4 बातें याद रखनी है, आक्रमणकर्ता, क्योंकि ये बाकी सब आपने हिस्ट्री में पढ़ रखी है, बातें पूरी लाइन पढ़ रखी है, सब कुछ पढ़ रखा है। यहाँ पर अपने शॉर्ट याद रखना है भाई, कौन सा शाखा कब हुआ था और उस समय मेवाड़ का राजा कौन था और अपने आक्रमण किस बंदे ने किया था, ये एक सारणी बनानी है। ठीक है, चलो जी, चित्तौड़ का पहला शाखा, चित्तौड़ का कौन सा शाखा? प्रथम शाखा। अच्छा, शाखा तो आप जानते ही होंगे, शाखा जानते हो? शाखा का मतलब होता है, शाखा, शाखा का मतलब है केसरिया और जौहर, केसरिया और जौहर। केसरिया बोले तो राजपूती पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र पहन करके युद्ध भूमि के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना क्या कहलाता है? केसरिया। और राजपूती महिलाओं द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा की खातिर अग्नि का वर्ण करना क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। क्या कहलाता है? जौहर। जिस किले के अंदर केसरिया और जौहर दोनों हो जाए उस किले के अंदर क्या कहलाएगा? शाखा कहलाएगा। मान लो जिस किले के अंदर मान लो केसरिया हुआ है और जौहर नहीं हुआ है, या जौहर हुआ है और केसरिया नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्ध शाखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध शाखा। क्या कहलाएगा? अर्ध शाखा। याद रखना भाई, कौन सा शाखा कहलाएगा? अर्ध शाखा, अर्ध शाखा। जैसे अपने जैसलमेर का किला, जैसलमेर किले के अंदर केसरिया हुआ था लेकिन क्या नहीं हुआ था? जौहर नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर कौन सा शाखा है? अर्ध शाखा। ठीक है ना, तो ये याद रखना। चलो, प्रथम शाखा, प्रथम शाखा, और इसकी तारीख याद रखना 1303 के अंदर हुआ है भाई। कौन हुआ है? 1303 में। और उस समय अपने चित्तौड़ का राजा था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और आक्रमण करने वाला अगर कोई राजा था तो वो था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब जो है अपने भाई साहब कहते हैं कि आक्रमण करता है। ठीक है सर, पहले क्या किया जाता है, केसरिया या फिर जौहर? देखो अपने अमीर खुसरो एक किताब लिखता है खंजाइनुल फुतुहे, समझे मेरी बात को? तो खंजाइनुल फुतुहे के अंदर ये वो बात लिखता है अमीर खुसरो के युद्ध से पहले की रात, यानी एक दिन पहले की रात, वो खुद लिखता है कि चित्तौड़ किले के अंदर अग्नि जल रही थी और अग्नि के अंदर राजपूती महिलाएं जो है अपने चीखते हुए प्रवेश कर रही थी। तो इसका मतलब पहले क्या होता था? जौहर होता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है? केसरिया। ठीक है ना, तो वो अमीर खुसरो वाली बात अपनी बात कह सकते हैं कि भाई उसने बात ये लिखी है तो पहले क्या होता है? जौहर होता है। ठीक है ना, चलो ऐसा अपना टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, दूसरा शाखा, कौन सा शाखा है? दूसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-1535, 1534-1535।
इस समय शासक तो होता है राणा विक्रमादित्य। कौन होता है? राणा विक्रमादित्य चित्तौड़ का राजा था, लेकिन विक्रमादित्य उम्र में छोटा था दोस्तों। इस वजह से किले के अंदर केसरिया जो है, केसरिया किया गया था अपने किसके? एक देवलिया के बंदे थे जिनका नाम था बाघ सिंह। देवलिया ठिकाना है और उस देवलिया का दीवान है जिसका नाम है बाघ सिंह। बाघ सिंह के नेतृत्व के अंदर राजपूती वीरों ने क्या किया था? केसरिया किया था और आक्रमण करता है गुजरात का राजा बहादुर शाह। गुजरात के शासक है बहादुर शाह। ये गुजरात का राजा बहादुर शाह, ना कि मुगल बादशाह, ध्यान रखना इस चीज का। बहादुर शाह, ठीक है ना। तो दूसरा साका 1534-35 के अंदर होता है। राणा विक्रमादित्य उस समय राजा हुआ करता था, लेकिन विक्रमादित्य उम्र में छोटा था, इसलिए युद्ध का सामना कर नहीं पाया। इस वजह से केसरिया करता है राजपूती वीरों का नेतृत्व करने वाला बंदा था। देवलिया ठिकाने का एक दीवान है जिसका नाम क्या है? बाघ सिंह। और आक्रमण करता है गुजरात का राजा बहादुर शाह। कौन करता है? बहादुर शाह। अपने तीसरा साका, चित्तौड़ का कौन सा साका है? तीसरा साका। तीसरा साका, और तीसरे साके की जो डेट है वो है 1568 ईस्वी। 1568 ईस्वी। उस समय राजा तो अपने वही था, राणा उदय सिंह, विक्रमादित्य का छोटा भाई राणा उदय सिंह। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला चेंज होता है और ऐसा कहा जाता है कि राणा उदय सिंह को अपने राजपूती वीरों ने से परिवार, देवलिया ठिकाना है जी, आप सुनते हो नहीं हो मेरी बात को, है ना। देवलिया क्या है? मेवाड़ रियासत का ठिकाना है। देवलिया जगह का नाम है, ठीक है। हाँ जी, देवलिया किसका नाम है? ठिकाने का नाम है। फिर भी हर क्वेश्चन का ऑनलाइन जवाब नहीं मिलेगा, फिर तो सवाल कल मिलेगा, ध्यान रख लेना, पहले कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे सवाल पूछोगे तो आप इस चीज को सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि केसरिया किया देवलिया के दीवान बाघ सिंह ने। देवलिया मेवाड़ रियासत का ठिकाना है। ठिकाना जानते हो? जैसे जिला होता है, जिले में तहसील होती है, वैसे वैसे रियासत के अंदर अलग अलग क्या होते थे? ठिकाने होते थे। समझे मेरी बात को? वैसे दीवान यानी मंत्री, ठीक है। तो देवलिया का बाघ सिंह था जो अपने मेवाड़ दरबार के अंदर मंत्री था, उसके नेतृत्व में हुआ है। चलो नेक्स्ट बात, राणा उदय सिंह उस समय भाई साहब राजा हुआ करता था, ठीक है ना। और राणा उदय सिंह को मतलब कहते हैं कि राजपूत वीरों ने कहा कि उदय सिंह जी आप जो है दिल्ली के बादशाह अकबर आक्रमण करता है इस टाइम पे, तो कहा कि भाई आप अपने परिवार को लेकर के से सामान अपने जो है गुप्त रास्ते से किले से बाहर चले जाओ और हम देख लेंगे। अगर जयमल और फतेह उनके सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, अगर नौबत आएगी तो युद्ध कर लेंगे और नहीं तो फिर अकबर चला जाएगा, तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप वापस आ जाना। तो इस समय किले के अंदर जो केसरिया किया गया था ना, केसरिया, वो केसरिया किया गया था अपने, एक का नाम है जयमल राठौड़, कलाजी का चाचा है ये जयमल राठौड़, और एक बंदे का नाम है फतेह सिसोदिया, फतेह सिसोदिया। और ये फतेह सिसोदिया वैसे जयमल राठौड़ का जीजा है। क्या है? जीजा, क्योंकि जयमल की बहन फूल कंवर की शादी फतेह सिसोदिया से हो रखी थी, तो ये सालों बहनों ही थे ये, ठीक है। इन दोनों के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और अपने दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था भाई। किसने आक्रमण किया था? बादशाह अकबर, बादशाह अकबर। बाकी की सब बातें आपने हिस्ट्री में सुन रखी है। चलो जी, यहाँ पर ये तीन अपना सारणी बना लो और शाखा ऐसे कैसे लिखना है और ऐसे कैसे अपने क्या करना है, याद करना है। तो ये दुर्ग 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। 3 शाखाओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध। तीन शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलो लिख दो। ये बाकी की सब बातें आपको हिस्ट्री में लिखा चुके हैं सर, समझे मेरी बात को? हिस्ट्री के अंदर पूरी लिखा रखा है सर ने। भाई राहुल रतन सिंह, रानी पद्मनी के नेतृत्व में जौहर होता है, ठीक है। इधर
राणा सांगा की रानी थी कर्मावती, दूसरे शाक्य में जोर करती है, और इधर अपने फतेह की रानी फूल कंवर जोर करती है। सब हिस्ट्री में लिखा चुके हैं भाई साहब, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखें। वापस उनको रिकॉल करने की कोशिश करो कि भाई हाँ इसके अंदर ये है, इसके अंदर है, तो ताकि क्या है कि वो याद रहे जिंदगी भर अपने को, ठीक है ना। चलो, क्योंकि जितना आप याद करोगे उतना ही बहुत शानदार रहेगा अपने। चलो लिख दिया ये तीनों। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले अपने इस चित्तौड़ किले के प्रमुख स्मारकों की। प्रमुख स्मारक लिख दो, चित्तौड़ किले के प्रमुख स्मारक, चित्तौड़ किले के प्रमुख स्मारक। पोल तो अपन ने पढ़ ली है, और स्मारकों के अंदर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं आपके विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ, इधर देखो, अपन चर्चा करेंगे चित्तौड़ के सबसे पहले स्तंभ की, जिसका नाम क्या है, विजय स्तंभ। इसकी चर्चा की जाएगी। दिख रहा है विजय स्तंभ, बस अपन इसको पढ़ेंगे पहले, ठीक है। चलो जी, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। कुछ बातें अपन विजय स्तंभ की चर्चा करते हैं पहले। एक तो इस किले का निर्माता कौन है, दूसरी बात कब बना ये, तीसरी बात वास्तुकार, नंबर 4 इसकी लंबाई कितनी है, विजय स्तंभ की लंबाई, नंबर 5 विजय स्तंभ की चौड़ाई कितनी है नीचे से, चौड़ाई, और नंबर 6 इसका उपनाम क्या है। ये कुछ 5 बातें तो आपको पहले लिखा देता हूं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका जो निर्माता है वो है राणा कुंभा। कौन है, राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर इसका क्या करवाया है, निर्माण करवाया है, ठीक है ना, याद रखना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। 1437 के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे तब 1437 के अंदर राणा कुंभा और अपने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में एक सारंगपुर का युद्ध होगा। और सारंगपुर युद्ध जो मालवा क्षेत्र के अंदर पड़ता है, किस क्षेत्र पड़ता है, मालवा में, उस युद्ध के अंदर कुंभा जीत जाएगा। इसलिए सारंगपुर के युद्ध को अपन मालवा विजय कहते हैं कुंभा की। उस विजय होने की खुशी के अंदर कुंभा चित्तौड़ किले के अंदर एक स्तंभ बनवाता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, विजय स्तंभ रखा जाता है, ठीक है। चलो जी, कहते हैं कि इसका जो है निर्माण 1440 से लेकर के 1448 तक हुआ है। 8 साल लगे कंप्लीट होने में, 1440 से लेकर के 1448 तक। इसका वास्तुकार अगर कोई था तो वो था एक तो जेता और एक था नापा पोमा। ये याद रखना भाई, जेता, नापा और पोमा इसके वास्तुकार थे। हाँ, ये सब हिस्ट्री में बताए गए हैं जी, मुझे पता है। 122 फीट लंबा है ये, इसकी लंबाई कितनी है, 122 फीट, और चौड़ाई कितनी है, तो 30 फीट। चौड़ाई कितनी है, 30 फीट। इधर देखो, यानी कि इसकी जो हाइट है ना, ऐसे लंबाई, वो तो है 122 फीट, और इसकी जो पीछे की जो चौड़ाई है ना यहाँ पर, वो है अपने कितनी, 30 फीट। याद रखना इस चीज को। चलो उपनाम क्या क्या है, कुछ इसके उपनाम लिखो। उपनाम, उपनाम के अंदर सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कि भाई ये जो किला है इसको अपन कहते हैं कीर्ति स्तंभ। क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, या इसी को कहते हैं जय स्तंभ, जय स्तंभ। देखो कीर्ति का मतलब होता है यश, ख्याति, प्रसिद्धि, ये कीर्ति का होता है ना। कीर्ति का मतलब होता है विजय किया है तो विजय के दो या चाहे जय स्तंभ के दो, एक ही बात है। इसको कहते हैं विष्णु ध्वज गढ़, विष्णु
ध्वजगढ़। और विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा है? तो याद रखना दोस्तों, उपेंद्र नाथ डे ने कहा इसको। किसने कहा है? उपेंद्र नाथ डे। उपेंद्र नाथ डे। उपेंद्र नाथ डे इसको विष्णु मतलब जो है ध्वज कहता है। इसको कहते हैं मूर्ति कला का विश्वकोश। मूर्ति कला का विश्वकोश। विश्वकोश। मूर्ति कला का विश्वकोश। और मूर्ति कला का विश्वकोश किसने कहा है? तो एक बंदा है जिसका नाम है डॉक्टर गोर्टज। गोर्टज। डॉक्टर गोर्टज जो है वो इसको मूर्ति कला का क्या कहता है? अपने विश्वकोश कहता है। कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जय स्तंभ भी कहते हैं। विष्णु ध्वजगढ़ का किसने? उपेंद्र नाथ डे ने। ठीक है, लिख देना कीर्ति स्तंभ। तो मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं इसको। ठीक है, और याद रखना एक चीज और याद रखना, इसको कहते हैं मूर्ति कला का या मूर्तियों का अजायबघर। सॉरी, मूर्तियों का अजायबघर। इस अजायबघर अजायबघर मूर्तियों का क्या कहते हैं? अजायबघर कहते हैं। मूर्तियों का विश्व को मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। मूर्तियों का अजायबघर, खूब सारी मूर्तियां रखी हुई है। ठीक है ना, खूब सारी मूर्तियां लगी हुई है इसके अंदर, तो मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। ये इसके अपने उपनाम याद रखो। इसके क्या नाम याद रखना है? उपनाम। चलो लिखो यहां तक। चल लिख दो। फिर इनके बारे में और चर्चा करते हैं अपन, क्या क्या चीजें हैं, यहां तक लिखो। यहां तक लिखो, फिर आगे और चर्चा करते हैं ना। निर्माता राणा कुंभा है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाता है इसको। सन 1440 से 48 तक इसका निर्माण होता है। वास्तुकार जेता नापा और पोमा है। लंबाई 122 फीट है और चौड़ाई इसकी 30 फीट है। उपनाम कीर्ति स्तंभ, जय स्तंभ भी कहते हैं इसको। विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, उपेंद्र नाथ डे ने इसको कहा है। मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, डॉक्टर गोर्टेज ने कहा है। और मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। आगे बढ़े। चलो जी, यस, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं विजय स्तंभ जो है ना, 9 मंजिला इमारत है भाई। कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। इमारत है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला इमारत। इधर देखो विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत। ये आपकी क्या है? सपोज करो विजय स्तंभ है। सपोज करने से माना कि होता है मैथ्स के अंदर, तो माना कि ये विजय स्तंभ है। ठीक है ना, ये विजय स्तंभ की फर्स्ट मंजिल है, विजय स्तंभ की सेकंड मंजिल है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल है, विजय स्तंभ की चौथी मंजिल है और विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल है। विजय स्तंभ की 6ठी मंजिल है, विजय स्तंभ की 7वीं मंजिल है, विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल है और विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है। माना की होता है, तो माना की विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। अब सुनो मेरी बात को। विजय स्तंभ कभी जब आप देखने जाओगे, कुप्पा भी बिल्कुल है। ठीक है, तो विजय स्तंभ जब आप देखने जाओगे तो उसमें देखना कि ये जो विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल है? तीसरी मंजिल। ये तीसरी मंजिल है। इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल में, कौन सी मंजिल में? तीसरी मंजिल में। ऐसा कहते हैं कि इस तीसरी मंजिल के अंदर 9 बार
अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अरबी भाषा में अल्लाह शब्द है, अल्लाह शब्द है, अल्लाह शब्द लिखा है, अल्लाह शब्द लिखा है। आप तीसरे मंजिल के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको अपने 9 बार जो है अरबी भाषा के अंदर जो है अल्लाह शब्द लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर आप इस विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल देखना। कौन सी मंजिल? 8वीं मंजिल। बाकी के जितने भी मंजिल है ना, उसके अंदर तो आपको अपने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेगी आपको, लेकिन ये जो 8वीं मंजिल है, इस 8वीं मंजिल के अंदर किसी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिलेगी। बाकी सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसके अंदर ये भगवान है, इसमें ये है, इसमें ये खूब सारी मिलेगी। लेकिन 8वीं मंजिल एक ऐसी मंजिल है जहां पर किसी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। किसी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। किसी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। किस मंजिल में नहीं है? 8वीं मंजिल के अंदर। कौन से मंजिल में नहीं है? 8वीं मंजिल में। अच्छा, ये जो बाकी की जो 9वीं मंजिल है ना, सबसे ऊपर, ये 9वीं मंजिल, सबसे ऊपर कौन सी मंजिल है? 9वीं मंजिल। 9वीं मंजिल। इस 9वीं मंजिल के अंदर कहते हैं कि एक बार आकाश से बिजली गिर गई थी। 9वीं मंजिल के ऊपर क्या गिरी थी? आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली बारिश के मौसम में, तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये ऊपर से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो बाद के अंदर जो है अपने ऐसा कहा जाता है कि महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने इस 9वीं मंजिल का वापस क्या करवाया? पुनर्निर्माण। ठीक है, याद रखना भाई। 9वीं मंजिल, आकाशीय बिजली गिरने के कारण, आकाशीय बिजली गिरने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। याद रखना भाई, कौन सी मंजिल है? अपने 9वीं मंजिल। ठीक है, तो ये तो मंजिल के बारे में बात थी। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं विजय स्तंभ के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। आप विजय स्तंभ को देखने जाओगे तो यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। और किस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, यानी उसको लिखने वाले कौन थे? रचयिता थे एक बंदे का नाम है, जिसका नाम है अत्रि, और दूसरे का नाम है उसका बेटा महेश। अत्रि एवं बेटे महेश द्वारा। महेश। तो विजय स्तंभ के अंदर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जिसकी रचना जो है अत्रि और उसका बेटा कौन करता है? महेश करता है। याद रखना इस चीज का। और याद रखना, ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की तुलना, समझ रहे हो मेरी बात को? विजय स्तंभ की तुलना 2 व्यक्तियों ने की है। एक बंदा है जिसका नाम है कर्नल टॉड, इसने भी विजय स्तंभ की तुलना की है, कर्नल टॉड। और एक है अपने फर्ग्यूसन महोदय। समान देते हैं इसलिए अपन महोदय नाम लिख रहे हैं। ठीक है ना? चलो, और ऐसा कोई जात वात नहीं है, ध्यान रखना। कर्नल टॉड तो दिल्ली के कुतुब मीनार से करता है इसकी तुलना।
दिल्ली के कुतुब मीनार से तुलना की है, मिलना की है। और फर्ग्यूसन महोदय रोम के टार्जन से करता है, रोम के टार्जन से। इसने कहा कि रोम के अंदर ऐसी बिल्डिंग है जिसका नाम टार्जन है, और उस टार्जन से मतलब जो है अपने इसकी क्या करता है, तुलना करता है। ठीक है, चलो ये लिखो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। यहां तक लिखो, कुछ बातें और लिखाते हैं आपको। तो ये अपने विजय स्तंभ था जिनके बारे में बातें लिखी है। 9 मंजिला इमारत है जिसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल में किसी भी हिंदू देवताओं की मूर्ति नहीं है, और 9वीं मंजिल में आकाशीय बिजली गिरने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर इसके अंदर अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है जिसकी रचना अत्रि और बेटे महेश ने की। और तुलना, अगर विजय स्तंभ की तुलना देखा जाए तो कर्नल टोड तो करता है अपने किसको, दिल्ली के कुतुब मीनार से, और फर्ग्यूसन महोदय करता है अपने किससे, रोम के टार्जन से, रोम के टार्जन से। रोम के टार्जन से, रोम के टार्जन से। ओके, आगे बढ़े। चलो कुछ विजय स्तंभ के बारे में और बातें लिखा देता हूँ आपको। अभी विजय स्तंभ कंप्लीट हुआ है क्योंकि इतना बड़ा बना हुआ है तो ऐसा आसान से कंप्लीट होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलो जी। विजय स्तंभ नीचे लिख देना अपने विजय स्तंभ, ठीक है ना। अगर कहीं नई जगह मिले तो एक लिख देना विजय स्तंभ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विजय स्तंभ जो है ना, ये राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। वो स्तंभ कौन सा है, विजय स्तंभ है, ध्यान रखना। ठीक है, विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत, इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1949 को 1949 को 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ, जारी हुआ। और याद रखना ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ कहते हैं कि वर्तमान में विजय स्तंभ वर्तमान में प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। विजय स्तंभ वर्तमान में प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है, तो दोस्तों याद रखना, एक तो आप कभी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब खरीदोगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के ऊपर आपको विजय स्तंभ का चित्र मिलेगा, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड। ठीक है, और एक अपने याद रखना, अपने जो है ना राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस। सर डाक टिकट क्या होता है, देखो डाक टिकट के बारे में अब आप लोगों को बहुत ही कम नॉलेज रहा है ना कि भाई डाक टिकट होता क्या है। तो अब आपका काम मुझे ऑनलाइन इतना हो गया कि डाक टिकट मतलब डाक ऑफिस जाने का काम पड़ता ही नहीं है। कभी डाकघर गए हो,
पहले के टाइम पर जब किसी लेटर को लिख करके कहीं पर भेजना होता ना, तो डाकघर में जाकर के वहाँ से अपने पैसे दे करके टिकट खरीदते, और उस टिकट पर किसी न किसी की फोटो जो है बनी होती थी, ठीक है ना भाई, चाहे बोले लाल किले की हो, चाहे महात्मा गांधी की हो, किसी की भी हो। उसी तरह से 1 रुपये के डाक टिकट पर विजय स्तंभ की भी फोटो मंडी हुई है। तो डाकघर जाकर के कभी कहना 1 रुपये का डाक टिकट, तो उस पर आ जाएगा विजय स्तंभ का, ठीक है। देवनारायण जी के ऊपर खूब सारों के ऊपर डाक टिकट जारी होता है, ठीक है। चलो जी, वर्तमान में किसका है? एक अपने विजय स्तंभ जो है ना, भारत के क्रांतिकारी हुए वीर सावरकर, वीर सावरकर, सावरकर, वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का भी मतलब प्रतीक चिन्ह है। वीर सावरकर के अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत संगठन का प्रतीक चिन्ह है, संगठन का प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। अभिनव भारत का भी प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा भाई आपका क्या हुआ है? विजय स्तंभ हुआ है। तो यहाँ तक ये 3 बातें और लिख लो, और उसके बाद अपन आगे चलते हैं और कुछ स्मारक किले के अंदर और भी हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लिखो फटाक से। विजय स्तंभ, ओके दोस्तों, आगे बढ़े। चलो, अपने एक तो हो गया विजय स्तंभ। अब सेकंड नंबर लिखो। इस किले के अंदर जब आप घूमने जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बारी नजर आएगी, उस बारी का नाम है लाखेटा बारी। कौन सी बारी है? लाखेटा बारी। तो लाखेटा बारी भी किस किले के अंदर है? अलाउद्दीन अपने जो है लाखेटा जो बारी है वो भी अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ किले में बनी हुई है, तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बनी हुई है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जब इस किले के ऊपर अधिकार हो गया तो उसने मतलब यहाँ पर एक बारी का निर्माण करवाया, जिसके अंदर खर्चा 1 लाख रुपए का आसपास आया, तो इसलिए नाम क्या रखा गया है? लाखेटा बारी। निर्माता लिख दो अलाउद्दीन खिलजी। निर्माता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट अपन 3 नंबर स्मारक की बात करते हैं, जिसका नाम है नवलखा भंडार। नवलखा भंडार, नवलखा भंडार, ये भी किले के अंदर है और इसका निर्माता है अपने बनवीर पृथ्वीराज। सिसोदिया का दासी पुत्र होता है बनवीर, वो इसको बनाता है भाई नवलखा भंडार को। एक नवलखा दरवाजा है जो रणथंभौर किले का प्रवेश द्वार कहलाता है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर किले का क्या है? प्रवेश द्वार। तो कहीं पर भी आप नोट करके लिख सकते हो, यहाँ पे नोट करके लिख दो नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा। एक एग्जाम आया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, इतना याद रख लेना, ठीक है। बाकी के अपन रणथंभौर में पढ़ेंगे इनकी बातें। नवलखा भंडार। एक इस किले के अंदर 27 देवरियां हैं, 27 देवरियां, 27 देवरियां किस किले में है? तो वो भी अपने चित्तौड़गढ़ किले में। 27, 7 यानी 7, 20 यानी 20। सन किसकी बताएं? नवलखा भंडार की। अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर आक्रमण करता है, तो लाखेटा बारी उस समय बनाई जाएगी, ठीक है। और बनवीर
1536 के अंदर अपने जो है विक्रमादित्य की हत्या करता है और 40 तक शासक रहता है। ये आपको कुछ थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ी तो सब चीज़ें आ रखी है ना, याद रखना। हाँ, 27 देवरियाँ, सत्य यानी होता है 7 और 20 का मतलब होता है कितना 20, तो 7 और 20 कितने हो गए 27। यहाँ पर कहते हैं कि 12वीं सदी के अंदर 27 देवरियों का निर्माण हुआ है और उन 27 देवरियों के अंदर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मूर्तियां। तो उस स्थान को कहते हैं क्या? 27 देवरियां। तो लिखो यहां पर यहां पर 27 देवरियां बनी है, 27 देवरियां बनी हैं जहां जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा लगी हुई है। लगी हुई है 27 देवरियां। किस किले में है? तो अपने किस किले में? चित्तौड़गढ़ किले में। एक श्रृंगार चौकी भी है भाई यहाँ पर, यह श्रृंगार चौरी कहते हैं भाई, श्रृंगार चौरी है, ठीक है, श्रृंगार चौरी। इसका निर्माता राणा कुंभा है, राणा कुंभा द्वारा, राणा कुंभा, श्रृंगार चौरी। यहां तक लिखो, फिर आगे और चलते हैं, है ना। राणा कुंभा, ओके। लकुलिश मंदिर कहते हैं अपने एकलिंग जी के मंदिर को। शायद मैंने आपको संप्रदाय के अंदर लिखाया है, समझे मेरी बात को। मैंने लकुलिश संप्रदाय पढ़ाया था और उसके अंदर लिखा था एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, भगवान शंकर के हैं, ठीक है। इसलिए आज घर जाकर के एक बार रिवीजन करना संत और संप्रदाय का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, कौन सा है? 6 नंबर। नेक्स्ट लिखो, अपने कुछ मंदिर हैं। एक तो लिखो तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ किले में है, चित्तौड़गढ़ किले में। और तुलजा भवानी जो मंदिर है, ये मंदिर का निर्माता है वही बनवीर। और वो बनवीर कौन सा? ये बनवीर वही है जो अपने पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र है। पृथ्वीराज सिसोदिया का कौन सा पुत्र है? दासी पुत्र है, ठीक है। तो तुलजा भवानी का मंदिर, ऐसा कहते हैं कि तुलजा भवानी जो है ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी, आराध्य देवी। ऐसा कहते हैं कि मराठा जो संस्थापक है छत्रपति शिवाजी, उनका जो गोत्र है या उनका जो वंश है वो अपने मारवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित है। गोहिलों का कोई बंदा था जो महाराष्ट्र के अंदर जाता है और वहाँ पर अपने उस वंश की क्या करता है? स्थापना। तो शिवाजी महाराज मेवाड़ के अपने जो है किससे हैं? गोहिल वंश से संबंधित माने जाते हैं,
ठीक है, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी का मंदिर। कौन सी भवानी है? तुलजा भवानी। 7 नंबर लिखो अपने, कालिका माता, कालिका माता मंदिर। और कालिका माता मंदिर जो है ना, इस मंदिर को ही कहा जाता है अपने सूर्य मंदिर। चित्तौड़ का सूर्य मंदिर है ये। इसी मंदिर को क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर कहते हैं। आगे पढ़ूंगा मैं सूर्य मंदिर वगैरह, तो याद रखना भाई। ये भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है और इसका निर्माता है मौर्य शासक मानमोरी। बप्पा रावल ने जिसको पराजित किया वही मानमोरी, शासक मानमोरी, माने मोरी, मानमोरी। नेक्स्ट 8 नंबर आता है समिदेश्वर मंदिर। और समिदेश्वर मंदिर का एक नाम है जिसको बोलते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, यह भी चित्तौड़गढ़ किले में है और इसका निर्माता है परमार शासक भोज। परमार शासक भोज इसका निर्माता था भाई, परमार शासक है भोज। और याद रखना। अच्छा, ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माता, वापस इसका निर्माण किसने करवाया है? निर्माण तो परमार शासक भोज ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माता कौन है? तो याद रखना, पुनर्निर्माता राणा मोक्कल, राणा लाखा का बेटा था राणा मोक्कल, उसने वापस इसका निर्माण करवाया है। राणा मोक्कल, राणा मोक्कल इसका पुनर्निर्माता माना जाता है। और कहते हैं कि राणा मोक्कल ने ही इसका नाम समिदेश्वर मंदिर रखा है। राणा मोक्कल ने समिदेश्वर मंदिर नाम रखा, समिदेश्वर मंदिर नाम रखा, नाम रखा। अच्छा, राणा मोक्कल इसका पुनर्निर्माण करवाता है, इसलिए इसको मोक्कल मंदिर भी कहते हैं भाई। इसको कौन सा मंदिर कहते हैं? मोक्कल मंदिर। इसको कौन सा मंदिर कहते हैं? मोक्कल मंदिर। ठीक है, समझे मेरी बात को कि भाई जो है ना, अपने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता तो भोज था, बाद के अंदर इसका पुनर्निर्माण करवाया राणा मोक्कल ने, और मोक्कल ने इसका नाम रखा है समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। और इसी को कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर। यहां तक लिखो, फिर कुछ बातें और लिखते हैं। चित्तौड़ किला थोड़ा बड़ा किला है, तो अपने एक एक चीज पढ़ेंगे इसकी। तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ओके, आगे बढ़े अपन। चलो, धन्यवाद। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एक मंदिर की जिसका नाम है मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर। मीरा मंदिर। वैसे मंदिर नाम का ऐसे कोई जगह नहीं है वहां पे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान पर अपने मीराबाई की एक फ्रेम लगी हुई फोटो रखी हुई है, उस स्थान को कहते हैं कौन सा? मीरा मंदिर। तो यहां पर एक लाइन लिख दो, यहां पर मीराबाई की तस्वीर रखी हुई है, तस्वीर रखी हुई है। उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? मीरा मंदिर कहते हैं। एक रूम टाइप का है, वहां पर मीराबाई की क्या रखी हुई है? अपने तस्वीर, तो उसको मीरा मंदिर कहते हैं। कुछ इस अपने महल भी हैं भाई, इसमें क्या है? महल।
देख लेते हैं कौन कौन से महल है। महल, किले में क्या है? महल। एक तो महल है जिसका नाम है अपने रानी पद्मिनी महल। रानी पद्मिनी महल, इनके सिर्फ नाम याद रख लेना आप तो, रानी पद्मिनी महल। दूसरा अपने रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजे थे गोरा और बादल, तो गोरा बादल रा महल, गोरा बादल का महल। और एक अपने याद रखना यहाँ पर हिंगलू आहड़ का महल है भाई, हिंगलू आहड़ का महल, आहड़ का महल। कहते हैं कि रतन सिंह का निजी आवास था ये। और एक फतेह प्रकाश है भाई, कौन सा महल है? फतेह प्रकाश महल। ये 4 महल याद रख लेना अपने इस किले में। 4 क्या याद रख लेना? महल। फिर यहाँ पर कुछ हवेलियां हैं। हवेली, कौन कौन सी हवेली है चित्तौड़गढ़ किले में? तो सलूम्बर की हवेली है यहाँ पर, सलूम्बर के रावत की हवेली नंबर 1, जिसको बोलते हैं सलूम्बर हवेली, वो भी इस किले में है, सलूम्बर रावत की हवेली। नंबर 2 बामासा की हवेली है, बामासा हवेली, ये भी इसी किले में, बामासा हवेली। नंबर 3 रामपुरा हवेली है इस किले में, रामपुरा हवेली। और अपने एक छतरी है, बाकी तो मैं छतरी आपको लिखा चुका हूं, लेकिन एक छतरी और इसकी याद रख लेना जिसका नाम है रैदास की छतरी। कौन सी है? रैदास की छतरी। ये भी चित्तौड़ किले में ही है। और इस किले के अंदर 2 तालाब और याद रख लेना अपने। क्या याद रख लेना? तालाब। तालाब। इस किले में 2 तालाब याद रखना है, जिसमें एक का नाम तो है भीमलत तालाब, भीमलत तालाब। भीमलत तालाब तो अपने इसके बारे में कहा जाता है कि जो पांडव था भीम, और भीम यहाँ पे आया था और भीम ने पैर से यूं जमीन के अंदर गड्ढा मतलब जो है जोर से किया होगा सावधान विश्राम, तो वहाँ खड्डा बन गया था और पानी इकट्ठा हो गया, नाम क्या रख दिया गया? भीमलत तालाब। ठीक है ना, कि भाई भीम ने मतलब जो इसका निर्माण करवाया, कुछ भी कर दो। ठीक है। और दूसरा चित्रांग तालाब भी है, चित्रांग मौर्य ने बनवाया था, तो इसका नाम है चित्रांग तालाब। चलो ये 2 तालाब लिख दो भाई। ठीक है। 2 क्या लिख दो? तालाब। ये भाई आपका कौन सा किला हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला हुआ है, पूरा का पूरा एक किला आज कंप्लीट होता है। चित्तौड़गढ़ का किला। सलूम्बर हवेली, बामासा हवेली, रामपुरा हवेली, ये सब इस किले के अंदर हैं। ठीक है। और छतरी अपने रैदास के छतरी भी यही याद रखनी है, मीराबाई के गुरु हुआ करते हैं रैदास जी। तो ये भाई आपका क्या है? किला। भीम कुछ भी कर सकता है, शक्तिशाली था भाई, भीम की शक्ति अलग थी। ठीक है। चलो यहां तक लिख दिया, तो फिर अपन नेक्स्ट अपन किला शुरू करते हैं भाई। ओके, ये भाई आपका कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट है जो अपने कौन सा किला है? जैसलमेर का किला। जैसलमेर दुर्ग
जैसलमेर जिला, जैसलमेर का किला, जैसलमेर जिला। एडिंग डालो भाई, जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के अंदर मैंने आपको कल 4 बातें बताई थी कि भाई अपने को इन चीज़ों को तो कॉमन रखना है। एक तो किले का निर्माता कौन है, ठीक है। दूसरा, किला कब बना है। तीसरा, किले की श्रेणी कौन सी है। और नंबर 4, किले का उपनाम क्या है। उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, उपनाम क्या है। निर्माता राव जैसल भाटी है भाई, राव जैसल भाटी निर्माता। तारीख याद रखना 12 जुलाई 1155, 1155 ईस्वी। श्रेणी है दानवन दुर्ग, दानवन दुर्ग, यहां तक लिखना है, ठीक है। राव जैसल भाटी था निर्माता और 12 जुलाई 1155 को इस किले का निर्माण करवाया गया। दानवन दुर्ग है ये। कौन सा किला है? दानवन दुर्ग। उपनाम इसका प्राचीन नाम है जिसका नाम है गोहरागढ़, गोहरागढ़। स्थानीय नाम के दो, प्राचीन नाम के दो, कुछ भी कह दो, गोहरागढ़, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो जिस टीले पे या पहाड़ी पर बना हुआ है या जो आपको नजर आ रहा है उसका नाम ही गोहरागढ़ है। क्या नाम है? गोहरा। दूसरा अपन इसको कहते हैं सोनारगढ़ या सोनार किला, सोनारे किला। आप इस किले को जो देख रहे हो, आप देखो इस किले का जो कलर है वो किस टाइप का लग रहा है आपको? येलो कलर लग रहा है, यानी जैसलमेर का पत्थर येलो पत्थर है, पीला पत्थर होता है और पीले पत्थर है, इस वजह से आपको देखोगे तो यूँ लगेगा कि भाई सोने का बना रखा है ना, सोने का नहीं है। वैसे पत्थर का कलर ही मतलब जो है अपने कैसा है? गोल्डन है, इसलिए इसको कहते हैं सोनार किला, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कहते हैं गलियों का दुर्ग। गलियां खूब है यहाँ पे, गलियों का दुर्ग। इसको रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं भाई, रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। गोहरागढ़ कहते हैं, सोनार किला कहते हैं, गलियों का दुर्ग कहते हैं और रेगिस्तान का क्या कहते हैं? गुलाब। किस किले को कहते हैं? जैसलमेर को। यहां तक लिखो, फिर जैसलमेर किले की चर्चा शुरू करते हैं अपन। निर्माता राव जैसल भाटी है। 12 जुलाई 1155 के अंदर इसका निर्माण हुआ है। श्रेणी इसकी दानवन दुर्ग है और उपनाम है गोहरागढ़, सोनार किला, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का गुलाब। हाँ जी। नेक्स्ट लिखो, इस दुर्ग की आकृति कैसी है आपके? दुर्ग की आकृति, दुर्ग की आकृति। किले को कभी जब आप देखने जाओगे तो आप देखना इस किले की जो आकृति है वो त्रिकुट आकृति में है। किस आकृति में? त्रिकुट आकृति। इसको बोलते हैं त्रिकुट आकृति। अगर मैं इसको एक बना दूं तो क्या हो जाएगा? त्रिकुट आकृति। यानी ये जिस पहाड़ी पे बना है उस पहाड़ी का नाम ही क्या है? त्रिकुट पहाड़ी है। कौन सी है? त्रिकुट पहाड़ी या त्रिकुट पर्वत कह दो, छोटी है तो पर्वत कह दो। त्रिकुट पर्वत पर बना है ये, त्रिकुट पर्वत पे बना है, बना है, त्रिकुट पर्वत पे बना है। कौन सा किला? जैसलमेर का किला। अब इस किले की अपन कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं भाई। किले की क्या पढ़ते हैं? विशेषता।
क्या विशेषता है इस किले की, इस किले की विशेषता क्या क्या है। नंबर में एक विशेषता की बात करूं तो चित्तौड़ किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला कहते हैं। पहला आवासीय बड़ा किला तो कहते हैं चित्तौड़ को, और राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है ना। और जैसलमेर किला मतलब सेकंड नंबर है जहां जनसंख्या निवास कर सकती है, ठीक है। तो याद रखना भाई, पहली बात यही है, राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला, आवासीय किला, दूसरा बड़ा आवासीय किला, लिविंग फोर्ट सेकंड, लिविंग फोर्ट सेकंड, लिविंग फोर्ट सेकंड, राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला। देखो, कोई भी ऑफिस से संबंधित कोई वर्क होता है तो ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करो, ठीक है ना, और वरना आपका मैसेज रिकॉर्ड हो चुका है, आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। धन्यवाद। चलो, और नहीं तो आप ऑफिस के नंबरों पर कांटेक्ट करो, ठीक है। चलो जी, यहाँ क्लास अलग चीज़ होती है, ऑफिस का काम अलग चीज़ है, ठीक है। चलो इधर देखो, हाँ जी, राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला अगर किसी को कहते हो तो वो किसको कहते हो, जैसलमेर के किले को कहते हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले के अंदर सैनिकों के लिए जो बुर्ज बनाए गए हैं, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुर्ज अगर किसी किले में है तो किस किले में है, अपने जैसलमेर किले में। बुर्ज जानते हो, ये देखो, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, देखो जैसे एक ये चीज़ है, ये है, ये है, ये चीज़ है, ये बुर्ज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बुर्ज। जहाँ पर सैनिक खड़े होकर के जो है अपने किले की रक्षा करते थे, किले की मतलब जो है निगरानी रखते थे, उस स्थान को क्या कहते हो, बुर्ज कहते हैं। इस किले के अंदर इस टाइप के पूरे चारों ओर मतलब 99 बुर्ज है भाई। तो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला अगर कोई किला है तो वो अपने कौन सा है, जैसलमेर का किला है। तो एक लाइन लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, 99 बुर्ज है भाई। एक कम पड़ गया बाटी, एक करवाते तो पूरा शतक बन जाता है ना, 99 ध्यान रखना। ये नोट करके लिख देना, बुर्ज क्या होता है, बुर्ज सैनिकों के रहने का स्थान, सैनिकों के खड़े रहने का स्थान, जहां पर सैनिक किले की क्या करते हैं, खड़े होकर के निगरानी रखते हैं, उसको कहते हैं अपने बुर्ज। और याद रखना, इस किले के बारे में यूं कहा जाता है कि भाई साहब, इस किले का जब क्या सवाल है आपका, मैं समझा नहीं। अच्छा, पटवारी और सीटी के लिए क्लास काफ़ी है। आप पटवारी देना, सीटी देना, चाहे बोलिए आप नहीं, कोई भी एग्जाम देना राजस्थान का, खूब है, ठीक है ना। चलो जी, हाँ जी, नेक्स्ट। इस किले के बारे में यूँ कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण किया गया तो इस किले के निर्माण के अंदर अपने चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका प्रयोग नहीं हुआ है, चूने का। चूना, अब चूने का प्रयोग कैसे करोगे, जैसलमेर एक तो पूरा रेगिस्तानी इलाके के अंदर बसा हुआ शहर है, ठीक है ना, और वहाँ जब ये बना रहे थे तो चूने को, एक तो चूना पहले जिप्सम, और चूना के कहते हैं अपने जिप्सम को, तो ज़मीन से निकालो, फिर निकाल करके उसको लकड़ी के अंदर पकाओ। तो लकड़ी तो वैसे दूर दूर तक ही नहीं है, बैठने के लिए छाँव नहीं है, पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ से लेके आओगे लकड़ी इतनी। दूसरा, फिर चूने को भिगोने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी भी कहाँ से लेके आओगे, तो वहाँ तो जैसलमेर के अंदर तो पानी है नहीं, ठेठ पतालों के अंदर जा करके पानी है। हालांकि अब तो पानी खूब हो गया, लेकिन पहले नहीं थे। तो
इसलिए इन जो जैसलमेर के जो कारीगर थे या वहाँ के जो लोग थे वो बड़े माइंडेड आदमी थे और उन्होंने पत्थरों की कटिंग इस प्रकार की कि एक दूसरे के ऊपर यूँ रखें तो इधर हिले डुले नहीं, एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार उन्होंने सजा करके इस किले का क्या किया है, निर्माण। तो दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा किला है, जैसलमेर का किला। दूसरी बात लिखो, दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। किस किले में, जैसलमेर के किले में। और याद रखना, अब चूने का प्रयोग हुआ नहीं है तो इस किले की जो कहते हैं कि भाई जो दूसरी छत है ना, वो दूसरी छत अपने लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, लकड़ी की। तो लिख दो, दुर्ग की दूसरी छत, दुर्ग में दूसरी छत का निर्माण लकड़ी से है। ठीक है। तो दुर्ग में दूसरी छत का निर्माण जो है किससे किया गया, लकड़ी से। यहाँ तक कुछ 4-5 विशेषता लिखो, बाकी कोई 4-5 विशेषता और है तो वो अपन और देख लेते हैं। लिखो भाई, जैसलमेर का किला। कंफ्यूज रखेंगे नहीं, हम जालोर पढ़ाएंगे तब जालोर का ही बता देंगे, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल आपकी कंफ्यूज नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो और देखना, अगर आप इस किले को दूर से देखते हो तो ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब जो है शेर अंगड़ाई ले रहा है। क्या ले रहा है, अंगड़ाई, ठीक है ना। डबल मंजिल है, सेकंड मंजिल जो है वो कौन सी है, छत की है, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखो, दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखाई देता है। दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान अगर कोई किला दिखाई देता है तो वो अपने कौन सा किला दिखाई देता है, वो दिखाई देता है अपने कौन सा, जैसलमेर। और अगर दूर से कहीं देख रहे हो तो ऐसा लगेगा जैसे कि मान लो रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है। कैसे खड़ा है, लंगर डाले, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है। कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है, वो कौन सा है, अपने जैसलमेर का किला। इस जैसलमेर किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि भाई जैसलमेर पहुंचने के लिए पैरों मतलब जो है ना पत्थर की टांगे चाहिए। कैसी चाहिए, पत्थर की टांगे। उन्होंने लिखा था
कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोखर, तब पहुंचे जैसाण। ठीक है, तो एक लाइन और लिख दो। अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल अकबर के 9 रत्न थे, तो अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार पत्थर की टांगे ही, पत्थर की टांगे ही जैसलमेर पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है। पत्थर की टांगे ही आपको कहां पहुंचाएगी? जैसलमेर। इसका एक दोहा भी लिख दो यहाँ नीचे, घोड़ा कीजिए काट का, घोड़ा कीजिए काट का, घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोका, बख्तर कीजिए लोका, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, तब पहुंचे जैसाण। इस दोहे में यह कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काट का, काट का मतलब होता है लकड़ी, कि भाई घोड़ा किसके समान होना चाहिए? लोहे के समान। पग कीजिए पाषाण, पग यानी पैर, किसके समान होना चाहिए? पत्थर के समान, पाषाण वाला पत्थर। बख्तर कीजिए लोका, बख्तर मतलब होता है शरीर, बख्तर का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर किसके समान होना चाहिए? लोहे का। तब पहुंचे जैसाण, तो फिर आप कहाँ पहुंच सकते हो? जैसलमेर पहुंच सकते हो, वरना भाई साहब जैसलमेर मुश्किल था उस जमाने के। आज तो जैसलमेर अपने आराम से जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बसें जाती है, गाड़ियाँ लेके जा सकते हो, खूब हाईवे बना हुआ है ना, खूब जाते हैं अपन लोग, 4 घंटे के अंदर ठेठ जैसलमेर पहुंच जाते हैं ना। लेकिन पहले के टाइम पर भाई साहब ना पीने को पानी है, ना रास्ते का पता है, क्योंकि तो पूरा रेगिस्तानी इलाका है। रात रात के अंदर भाई साहब अपने दौरा हवा से इधर हो जाता, पता ही नहीं चलता रास्ता कहाँ गया है। ठीक है ना, तो आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया, तो अपन जाते हैं अपने न्यू ईयर 1 जनवरी की सुबह, तो बहुत सारे लोग जैसलमेर के सम दौरों से मतलब मानते हैं ना, तो वो अलग चीज़ है। आजकल तो पर्यटन खूब जा रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम अलग था। ठीक है, तो ये भाई इसका दोहा लिख देना। एक इसका दोहा इस किले की विशेषता के बारे में कहा गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलो चिड़ियों बाटियों, सिरगढ़ जैसलमेर। ठीक है, तो इसका एक दोहा और लिख देते हैं, उसका अर्थ भी समझ लेते हैं ना। चलो लिख दो फटाक से। ठीक है, तो एक और लिखो भाई, इस किले का एक दोहा लिखो। गढ़ दिल्ली, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, बलो चिड़ियों बाटियों, बलो चिड़ियों, चिड़ियों बाटियों, बाटियों ने बनाया है, चिड़ियों मतलब बनाना। ठीक है ना, बलो चिड़ियों बाटियों, सिरगढ़ जैसलमेर, या सिरेगढ़ जैसलमेर, सॉरी सिरेगढ़ जैसलमेर।
इस 2-1 के अंदर कहा गया है कि क्या तो किला अपने दिल्ली का है, क्या किला आगरा का है और क्या किला अपने कौन सा बीकानेर। और उसी तरह से अपने किला एक और है जिसका नाम क्या है जैसलमेर, जिसका निर्माण किसने करवाया है, भाटी राजाओं ने करवाया है। ठीक है, तो याद रखना भाई। तो इस गढ़ की तुलना की जाती है दिल्ली, आगरा और बीकानेर के किलों से। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिड़ायो बाटियों, सिरगढ़ जैसलमेर। तो ये भाई अपने फटाक से कौन सा किला है, जैसलमेर का किला। अभी इस किले के अंदर और भी कुछ बातें हैं जो अपने को लिखनी है, थोड़ा सा जल्दी करें। ये दोहा किसका है, ये दोहा तो राजस्थान के अंदर लोकोक्ति है जी, किले के बारे में, प्रशंसा के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ की स्थानीय लोकल अपन कह सकते हो प्रशंसा के अंदर चारण और भाटियों द्वारा किया गया, चारणों द्वारा लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसका किसने कहा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, कुछ बातें राजस्थानी कहावतें होती है उसके बारे में प्रशंसा के अंदर यहाँ की जनता कहती है कि भाई ये क्या तो गढ़ दिल्ली का है, क्या गढ़ आगरा का है और क्या है गढ़ अपने किसका, बीकानेर का। और उसी तरह से अपने गढ़ भाटियों ने बनाया है जिसका नाम है जैसलमेर। ठीक है, तो ये चीज है गढ़ जैसलमेर। इस किले का जल स्रोत लिखो भाई, दुर्ग के अंदर जल स्रोत कौन सा है, किले के अंदर प्रमुख जल स्रोत, प्रमुख जल स्रोत। पीने के लिए मतलब पानी की व्यवस्था कहां से होती थी, दुर्ग का जल स्रोत। एक कुआं है यहां पर जिसका नाम है जैसलू कुआं। कौन सा कुआं है, जैसलू कुआं। फिर इस किले का प्रवेश द्वार लिखो भाई, जैसलमेर किले का प्रवेश द्वार, दुर्ग का प्रवेश द्वार। दुर्ग का प्रवेश द्वार। इस किले का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है अक्षय पोड़। कौन सी पोड़ है, अक्षय पोड़। ज्यादा नहीं है, 3-4 पोड़ ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अक्षय पोड़ याद रख लेना, बाकी तो वही अपने सूरज पोड़ है, गणेश पोड़ है वह। ठीक है, चलो तो मेन याद रख लेना अक्षय पोड़। मेन जो प्रवेश द्वार है इस किले का उसको क्या नाम दिया गया है, अक्षय पोड़ दे रखा है। किले का प्रवेश द्वार अक्षय पोड़। किले का प्रवेश द्वार कौन सा है, अक्षय पोड़। किले के अंदर मंदिर याद रखना, कौन कौन से मंदिर हैं किले के अंदर मंदिर। मंदिरों की अगर चर्चा करूं तो पहले तो एक पार्श्वनाथ का मंदिर है भाई, जैनों के तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ जी, तो पार्श्वनाथ मंदिर है इस किले में, पार्श्वनाथ मंदिर। जैनों के दूसरे तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का भी मंदिर है, ऋषभदेव मंदिर है। संभवनाथ का मंदिर है, जैनों के तीर्थंकर हैं संभवनाथ मंदिर, यहां पर भी है। स्वांग्या माता का मंदिर है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता, स्वांग्या माता मंदिर। ये लो स्वांग्या माता का मंदिर, ये भी किस किले में, जैसलमेर के किले में। वैसे अब जैसलमेर किले के अंदर कुछ ज़्यादा बातें नहीं हैं और थोड़ी बहुत बातें, एक तो इनका कल अपन पढ़ेंगे कि भाई इस किले में कितने साक्य हुए थे, क्या हुआ था। ठीक है, एक तो उसकी चर्चा की जाएगी, फिर बाकी कोई 1-2 फैक्ट रहेगा तो वो और देख लेंगे। छाप लो फटाक सिख। ये अपने कौन सा किला हुआ है, जैसलमेर का किला।
आपका जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि बलि देने की परंपरा तो किले के अंदर अपन मेहरानगढ़ के अंदर पढ़ते हैं, तो जैसलमेर के अंदर कोई होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको कल सवाल, क्योंकि ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है, फिर भी देख लेंगे अपन, ठीक है ना। ओके दोस्त, चलो, हाँ जी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।